जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस किया था लास्ट 24 सालों का, और उसमें हमने जाना था कि किस मंथ में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस मंथ में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका हमें मोटा मोटा आइडिया हुआ था। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड नया एक आपको टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि ट्रेडिंग के लिए जो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, वो डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, और वो डिसिप्लिन क्या है, उस डिसिप्लिन के बारे में हम बात करेंगे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या है। आगे मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के रूल्स हमें ट्रेडिंग में अपनाने चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और वैसे तो ट्रेडर्स डिफरेंट ट्रेडर डिफरेंट रूल के साथ ट्रेड करते हैं और मोस्टली प्रॉफिटेबल रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर एक ही ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं तो मे बी वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो उस ट्रेडिंग रूल्स को हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखते हैं कि क्या क्या आपके रूल्स हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन ट्रेडर्स रूल्स, फर्स्ट कि क्या बाय करना चाहिए, व्हाट टू बाय। तो व्हाट टू बाय का क्राइटेरिया आपको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको कुछ डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, जिसमें कि आप कौन से शेयर ख़रीदेंगे वो पता चलेगा। तो मेरे जो क्राइटेरिया हैं, जिनके ऊपर मैं किसी ट्रेड को लेने से पहले इनको चेक करता हूँ और तब मैं कोई स्विंग ट्रेड के लिए उस शेयर को ख़रीदता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जो शेयर है वो 52 वीक हाई बनाना चाहिए, और शेयर का कोई प्रॉपर बेस बनना चाहिए। जस्ट लाइक कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, कप विदाउट हैंडल होता है, डब्लू पैटर्न होता है, फ्लैट बेस और हाई टाइट फ्लैग। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न्स हैं मेरे लिए, जो मेरे ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। तो इन पैटर्न्स पे मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ। बहुत लोग कुछ और पैटर्न्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ 80 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक अगर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नंबर डिफाइन किया जाता है। तो वो अगर 80 से ऊपर होता है तभी हम उस स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए मार्केट स्मिथ इंडिया वेबसाइट का यूज़ करता हूँ जनरली। सेक्टर परफॉर्मेंस, अगर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और उसी से रिलेटेड अगर आपके पास शेयर हो, तो ये बहुत अच्छा जो क्राइटेरिया है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके शेयर ही आपको भागते हुए नज़र आएंगे, उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो चीज़ मैं प्रेफरेंस देता हूँ स्टॉक्स को कि वो यंग होना चाहिए। यंग मीन्स कि उसका मतलब ज़्यादा हिस्ट्री अगर ना हो, जैसे 10 साल या रिसेंट में कोई आईपीओ आया हो और उसमें कोई बेस बन रहा हो, तो उस तरह के स्टॉक्स को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। लार्ज कैप कंपनी में मूवमेंट बहुत कम आती है, बहुत स्मॉल मूवमेंट आती है, तो उसमें मैं कम ट्रेड करता हूँ। और इन सब चीज़ों के लिए अगर इनको स्क्रीनिंग के थ्रू अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए मैं चार्टिंग वेबसाइट का या स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। और दोस्तों, अगर चार्टिंग वेबसाइट या स्क्रीनर वेबसाइट में किस तरीके से मैं स्क्रीन करके स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूँ, अगर वो क्राइटेरिया, वो चीज़ आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट टू बाय के बाद व्हेन टू बाय, कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो एंट्री हमने सेलेक्ट कर लिया कि किस स्टॉक में लेनी है,
अब उसमें कब एंट्री लेनी है, मेरा जो पैटर्न है कि मैं आफ्टर ब्रेकआउट जो लाइन होती है, जो रेसिस्टेंस लाइन होती है, जैसे ही वो ब्रेक करता है मैं उसमें जल्दी से जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। अगर वो 5% के अंदर है तभी मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। अगर वो 5% से ऊपर निकल गया है तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। ट्रेडिंग पूरा गेम ही रिस्क रिवॉर्ड का है, तो अपना रिस्क मैनेज करना ज़रूर सीख लें, नहीं तो ट्रेडिंग में सक्सेस मिलना मुश्किल है। दूसरा कि अगर पिरामिडिंग करनी है उसी शेयर में तो कब करनी है, तो उसको भी मैंने आगे चार्ट्स के थ्रू डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है, उस पे हम आगे देखेंगे उसको। तो ऐड कब करना है, अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट दिया और उस दिन मैंने कुछ बेसिक मतलब इनिशियल एंट्रीज ली उसके अंदर, और उसके बाद वो शेयर हाइज़ के आसपास बंद हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अगर एंड ऑफ द मार्केट अगर वो हाइज़ के आसपास बंद हो रहा है तो मैं उसमें और एंट्रीज बना सकता हूँ कि चांसेस है कि वो अच्छा मूव दिखा सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। और रिवर्सल प्लेस का मतलब दोस्तों, मैं जब कोई शेयर ब्रेकआउट देता है देन उसके बाद अगर वो अपने रेसिस्टेंस के पास आता है और कुछ स्ट्रेंथ शो करता है, तब मैं उसमें एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ से वो अप ट्रेंड में जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को अपने रूल में डिफ़ाइन कर रखा है, जिससे कि कब बाय करना है ये भी डिफ़ाइन हो रखा है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है दोस्तों? अगर मैंने कोई एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद अगर वो समझ लीजिए कि एंट्री लेने के बाद वो दोबारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, एक बेस अगेन बनाता है, तो जो बेस होगा उसको हम एज अ ट्रेलिंग एसएल ट्रीट करेंगे और दोबारा से ब्रेकआउट पे हम उसको पिरामिडिंग कर सकते हैं। और ये इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि कीप इट ट्रेलिंग टू नेक्स्ट बेस। इफ स्टॉक गोज अबव 10% माई एसएल शुड बी कम टू द ब्रेक इवन। मीन्स कि अगर मेरा स्टॉक 10% से ज़्यादा भाग चुका है तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ब्रेक इवन से नीचे जाए और फिर भी मैं उसको होल्ड करूँ, वो लॉस में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने जो शेयर को मिनिमम लॉस पे मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने कोई शेयर ख़रीदा और उसके बाद उसमें एक स्टॉप लॉस लगाया कि इससे नीचे जाने पे मैं इसको बेच दूंगा। तो मेरा जो रूल है कि एवरेज स्टॉप लॉस शुड बी नॉट मोर देन 5 to 8%, मतलब 5 से 8% का ही मेरा एवरेज लॉस होना चाहिए। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि जितना बड़ा लॉस होगा रिकवरी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी। ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर 5% का लॉस होता है आपको, तो उसके लिए आपको 5.3% रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर 10% का लॉस होता है तो 11% रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर 20% का लॉस होता है तो आपको रिकवरी के लिए 25% का गेन लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए 90% का लॉस हो रहा है तो आपको 900% बढ़ना पड़ेगा अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो जितनी जल्दी आप अपने लॉसेस को कट करते हैं उतनी जल्दी आप उससे गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा तभी तो आप ट्रेड करेंगे ना। तो आपका जो स्टॉक जो कैपिटल है वो वाइप आउट ना हो, इसलिए लॉसेस को जो है शॉर्ट रखिए। अपना लॉस शुड बी शॉर्ट, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर रन। और जो चल रहा है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, उसको जल्दी बेचने की जल्दी बिल्कुल ना करें, उसको चलने दीजिए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस का नियम बहुत ज़रूरी है कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए। तो मेक इट अ रूल इन योर डायरी। एंड नेक्स्ट इज़ सेल इनटू स्ट्रेंथ। एक मेरा नियम ये भी है कि मैं स्टॉक को रनिंग मोड में जब वो होता है, जब वो स्ट्रेंथ में होता है, मैं उसी टाइम उसको थोड़ा बहुत सेल ज़रूर करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी, साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है मुझे इसमें। अगर मेरे को कोई स्टॉक अगर मैंने कहीं ख़रीदा और वो 10% चल गया तो मैं उसमें से आधे को बेच दूंगा या 1/3 को बेच दूंगा,
और बाकी के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस होएगा वो ब्रेक इवन पे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब मैंने आधे बेच दिए तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा पक्का हो गया, और बाकी जो ब्रेक इवन पे आएगा तो वहाँ पे मेरे को कोई लॉस नहीं होगा बाकी पे, बाकी जो बचे हुए शेयर हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रोलिंग ऑफ स्टॉक आता है यहाँ पे, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करी है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप भी सेल इनटू स्ट्रेंथ का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो समझ पाएंगे। वो ये है कि व्हेन वी सेल हाफ ऑफ द शेयर परचेज एंड प्लेस द एसएल एट द एंट्री पॉइंट, इट मीन्स नाउ वी आर इन प्रॉफिट ऑन सोल्ड शेयर विद द रिस्क ऑफ 0%। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को क्या बोलना चाहता है ये, कि अगर मैंने आधे शेयर बेच दिए और बाकी आधे बचे हुए शेयरों का जो एंट्री प्राइस पे अगर मैं स्टॉप लॉस ले आया, तो मेरे वो जो बचे हुए शेयर हैं वो फ्री हैं, क्योंकि मैं आधे पे तो स्टॉप लॉस, आधे पे तो प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ मैं, और आधे पे जो मेरा 0% लॉस पे अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो उसको राइड करने का पूरा मौका मिलता है। लॉन्ग जो ट्रेंड होते हैं, जो जो भी राइड करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, उसमें हमें फिर से मौका मिलता है, हम फिर से एंट्री करते हैं, फिर से उसकी पिरामिडिंग करते हैं और ऐड करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक मिनिमम रिस्क पे एक शेयर को ट्रेड कर रहे होते हैं। गॉट इट। तो ये एक तरीका होता है अपना साइकोलॉजिकल जो मेंटल प्रेशर को कम करने का तरीका होता है, साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है इससे हमें। तो ये आपके रूल में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास। अब एग्ज़िट का रूल है, जब सारी चीज़ें आपने कर ली तो बेचना कब है ये नियम भी तो पता होना चाहिए। तो बेचने के लिए तो पहला नियम यही है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो डेफिनेटली वो तो बिकेगा ही बिकेगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपका शेयर वीकनेस की तरफ चला गया है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब शेयर वीक हो रहा है। तो इसके लिए आप कुछ नियम लगा सकते हैं, जैसे 10 डेज़ मूविंग एवरेज या 20 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो आप उसको एज अ वीक स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। क्लाइमैक्स टॉप जब बन जाए, जब शेयर काफ़ी भाग चुका होता है तो एक टॉप बनता है, तो उस टॉप पे भी मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ वो टॉप बनता है, तो वहाँ पे भी आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे और वीडियो लेके आएंगे कि सेल के जो क्राइटेरिया है उसको आगे मैं और एलेबरेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सेल के रूल थे कुछ। तो अब हम चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं जो जो बातें हमने बोली उसका मतलब क्या है। तो मैंने चार्ट पे कोशिश किया कि उन सारी बातों को जो मेरे क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, जो मैंने लिख के अभी आपको समझाए थे, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने लाने की कोशिश करी है। तो आओ एक बार ग्रेविटा का चार्ट देख लेते हैं। ये लेटेस्ट चार्ट है बिल्कुल, आप इस चार्ट को अपने ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी चार्टिंग चैनल जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो येलो लाइन है ये एक रेसिस्टेंस लाइन है, और रेसिस्टेंस लाइन से पहले एक स्मॉल कंसोलिडेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका जब ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड्स, इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ और गैप अप के साथ हुआ, तो गैप इसको स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गैप इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और इसके स्टॉप लॉस को मैंने इस लास्ट कैंडल के नीचे, लो के नीचे ले लिया। तो एंट्री कर लेते हैं हम, जैसे ब्रेकआउट होता है विद इन 5% की रेंज में, ये ब्रेकआउट कैंडल है, हमने यहाँ एंट्री कर ली। देन इसको रनअप का पूरा मौका मिला, इसने एक हफ्ते के अंदर हमें अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया। तो इस रिटर्न को में हमने सेल इनटू स्ट्रेंथ, मतलब हाफ पोजीशन अगर सेल कर दी तो हाफ के लिए मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया। अगर हमने यहाँ ख़रीदा है और ब्रेक इवन पे आ गया तो आप देख रहे हैं कि ब्रेक इवन को स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट ये फिर से अपर साइड में अगर मूव करना शुरू करता है तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रेलिंग एसएल बना देते हैं। जिसका स्विंग लो है उसको ट्रेलिंग एसएल बना दिया, तो अब ये जो ब्रेक इवन पे एसएल था वो उठ के ट्रेलिंग एसएल बन गया। इसमें पिरामिडिंग करनी है अब हमें। तो जैसे ही इसने अपर साइड की रेसिस्टेंस को फिर से ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली जस्ट अबव द ब्रेकआउट लेवल, and again it made a base, then again pyramiding, again SL should be shifted to the upper base, okay।
देन यहाँ पे फिर से इसने एक बेस बनाया, तो हमने क्या किया कि फिर से ट्रेलिंग एसएल को बेस के नीचे लेके आ गए और इसमें यहाँ पे फिर से एक पिरामिडिंग करी। तो ये अप ट्रेंड में है अभी तक, ये इसने डाउन ट्रेंड नहीं शो किया, एक वीकनेस नहीं शो किया। तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है स्टिल वो बाय है। तो नेक्स्ट एक और शेयर को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से इसमें भी हम एंट्री लिए और किस तरीके से इसमें हमने प्रॉफिट जनरेट किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वॉल्यूम के साथ एक हाई ब्रेकआउट मिला हमें, हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पुट किया, देन एंट्री हमने इस कैंडल में 5% के रेंज के अंदर ली। तो अभी इसको हमने स्ट्रेंथ में सेल नहीं किया क्योंकि फर्स्ट कैंडल था, मौका नहीं मिला। और दूसरी बार फिर यहाँ से ये पुल बैक शो कर रहा था। पुल बैक हम तब मानेंगे जब इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये पुल बैक मिला हमको यहाँ पे एंड देन ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे फिर हमने इसको कुछ सेल कर दिए, हाफ सेल कर दिए मान लीजिए, और बाकियों के लिए हमने स्टॉप लॉस को इसको ब्रेक इवन पे लेके आ गए। देन ब्रेक इवन पे अगर लेके आ गए हैं तो यहाँ पे यहाँ पर वही स्टॉप लॉस है। तो इसमें हो सकता है कि इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया हो। अगर आपने स्टॉप लॉस पुराना वाला ही रखा होगा जो बाइंग प्राइस वाला था, तो इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया होगा। तो हम इसको आगे देख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें इसने फिर से मौका दिया बाय करने का, पिरामिडिंग करने का, ये ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं और उसको ट्रेड को ट्रेल करते हैं, ना कि हम बार बार एक ट्रेड को सेल करके फिर दूसरी ट्रेड ढूंढते हैं। तो इसमें गलती होने के चांसेस, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल गया तो उसको ट्रेल करने की कोशिश करें, इस तरीके से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया और सारी चीज़ें आपको समझा दी। ये एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग किसी और मेथड से करते हो, मैं किसी और मेथड से करता हूँ। तो मैंने ये एक ट्रेडिंग रूल बनाने का एक तरीका बताया, तो इसमें से कुछ रूल्स आप अपने लिए बना सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ रूल डिफरेंट हो मुझसे, बट डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नॉलेज के साथ फिर से मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।